देखिए, आप लोगों को जैसे कि मैंने पहले इसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के बता रखे थे, ठीक है। टॉपिक 1 और टॉपिक 2 भी हो चुका था। टॉपिक 2 में भी सारा कुछ नहीं कराया था मैंने। टॉपिक 2 हमारा क्या था, देखिए। टॉपिक 2 में हमने बताया था ना कि गोरबाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सचिन, आधे घंटे बाद चाहो तो क्लास ले लेना, अभी इकोनॉमिक्स नहीं करा रहे। 9:30 से इकोनॉमिक्स करा देंगे आप लोग। लोगे सर फिर आज क्लास? भाई धरती पर लट जाए, तेरे को लगता है मैं क्लास छोड़ने वाला इंसान हूँ? कोई टेंशन ना लेते हो। 9:30 में इकोनॉमिक्स की क्लास होगी आज, साढ़े मास्टर नौ? का। हाँ, 9:30, कोई दिक्कत नहीं। आधे घंटे बाद बेटा ज्वाइन कर लेना। ठीक है। देखिए, गोरबाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। गोरबाचेव जब यूएसएसआर के मतलब प्रेसिडेंट कर लो या कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ जो बने, है ना, जब सेक्रेटरी जनरल बने या मुख्य महासचिव बने, उस समय किस तरह से सोवियत यूनियन का विघटन होता है, इस सोवियत विघटन का या डिसइंटीग्रेशन का क्या कारण था, और क्या इसके परिणाम निकले, कॉन्सिक्वेंसेज निकले, उसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक है। देखिए इसमें किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट गौरवाचेव प्रॉमिस टू रिफॉर्म, ये मैंने कल करा ही दिया था आप लोगों को। इसमें से देखते हैं, ये फिलिप्स भी करा लिया था। यहां से देखते हैं, हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985? मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। हाउ मेनी कंट्रीज वर द सोवियत यूनियन डिवाइडेड इनटू? आपको बता ही रखा था 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में सोवियत यूनियन कितने इंडिपेंडेंट कंट्रीज में डिवाइडेड था, तो 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में। और ये कब की बात है? 1991 में ये सब डिवाइड हो चुके थे। When did the military coup take place in USSR? Who supported it? जो सैन्य षड्यंत्र था, सेना का जो षड्यंत्र था, वो कब हुआ यूएसएसआर में? ऐसा कब हुआ और कौन इसको सपोर्ट कर रहा था? तो 1991 में ये सैन्य षड्यंत्र हुआ, या तख्ता पलट कर सकते हैं उसको, ठीक है। और इसको कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट कर रही थी। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखिए। हाउ वाज यूएस बेनिफिटेड बाय द सोवियत डिसइंटीग्रेशन? सोवियत यूनियन के या सोवियत संघ के विघटन से या डिसइंटीग्रेशन से अमेरिका को कैसे फायदा हुआ, अमेरिका को क्या लाभ हुआ? तो देखिए, सबसे पहली बात हुई, कोल्ड वॉर खत्म हो गया हमारा, ठीक है। कोल्ड वॉर खत्म हो गया और जो यूएस था वो एकमात्र पूरी दुनिया का इकलौता सुपर पावर बन के रह गया। दूसरी बात, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी बिकम द डोमिनेंट इकोनॉमी सिस्टम इंटरनेशनली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, है ना, उसका दबदबा कायम हो गया, उसका प्रभुत्व कायम हो गया, डोमिनेंस कायम हो गया। It signifies the collapse of the ideological conflict between the socialist and the capitalist। और अब सोशलिस्ट मतलब समाजवादी और कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी के विचारधाराओं के बीच में जो जंग थी, है ना, या जो युद्ध हो रहा था, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका था, उसका कोई मतलब नहीं था। मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। आपको दो कोई कारण बताने हैं जिसके चलते सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। देखिए, पहला तो क्या है? इंटरनल वीकनेस। जो सोवियत यूनियन थी उसकी अपने आंतरिक कुछ कमजोरियां थी, है ना, जैसे कि ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यूएसएसआर की, ठीक है, जो पॉलिटिकल सिस्टम थी, सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था या सोवियत राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक जो संस्थाएं थी सोवियत संघ में, उनमें बहुत सारी कमजोरियां थी, जिसके चलते ये विघटन तो होना ही था। ठीक है, उसका देख सकते हैं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन लीडिंग टू कंज्यूमर शॉर्टेज। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब हो गया कि आर्थिक मंदी, बिल्कुल अर्थव्यवस्था चल ही नहीं रही थी, बिल्कुल मंद पड़ी हुई थी,
ठीक है। और उसके चलते क्या हुआ, कंज्यूमर शॉर्टेज हो गया। कंज्यूमर शॉर्टेज का मतलब ये हुआ कि अब उपभोक्ता जो लीडिंग टू कंज्यूमर शॉर्टेज, जितने भी उपभोक्ता थे जो कंज्यूम कर सकते थे, चीजों की डिमांड को बढ़ा सकते थे, खरीद सकते थे। जैसे खुद सोचिए, अभी लॉकडाउन में क्या हुआ, कोई भी बिजनेस है ना, किसी भी तरह आदमी का बिजनेस नहीं ग्रो कर पा रहा, क्योंकि जो कंज्यूमर है, हाउस होल्ड जैसे हमारे आपके जैसे, मान लो कि जब हम लोग का काम ही नहीं चलेगा, हम लोग खुद ही घर बैठ जाएंगे, तो हम लोग किस चीज को कंज्यूम करेंगे? कंजम्पशन पे तो असर पड़ेगा ना, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब इकोनॉमी ही स्लो थी, आर्थिक मंदी हो गई थी बिल्कुल, ठीक है ना, तो कंज्यूमर का शॉर्टेज भी हो गया, जिससे और भी इकोनॉमी खराब हो गई। रैम्पेंट करप्शन, है ना, एंड द इनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैला हुआ था, माने कि एकदम रगों में समाया हुआ था, हर जगह भ्रष्टाचार था, ठीक है। और जिसके चलते जो भी मिस्टेक हो रहे हैं, जैसे मान लो कि अर्थव्यवस्था में कोई कमजोरी रह गई या राजनीतिक व्यवस्था में कोई भी कमजोरी रह गई, उसको कौन ठीक करेगा? जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वही ठीक करेंगे ना, जो प्रशासक हैं या जो देश के शासक है। जनता तो उसको ठीक नहीं कर सकती। जब वही लोग करप्ट है, राजनीतिक दल के नेता लोग ही करप्ट है, या जो भी वहां के एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक ही जब करप्ट है, तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो ठीक ही नहीं हो सकती। तो ये रैम्पेंट करप्शन जो था, जो भ्रष्टाचार था, है ना, व्यापक भ्रष्टाचार, ठीक है, इससे भी प्रॉब्लम हुई। देखिए, उसके बाद देख सकते हैं, द कम्युनिस्ट हैज बिकम वेरी ऑथोरिटेरियन एंड ब्यूरोक्रेटिक। देखिए, ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या हुआ और ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ। मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है अधिकारितावादी, मतलब जितने भी शासन के, मतलब कि जो भी पॉलिटिकल, राजनीतिक और आर्थिक जो भी मामले थे, उन पर पूरा का पूरा कंट्रोल किनका था? कम्युनिस्टों का था। कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कंट्रोल था उन पर, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम थी। और दूसरा क्या था? ब्यूरोक्रेट्स का, मतलब कि नौकरशाहों का, जो ऑफिसर होते हैं ना, उनका। तो या तो कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और नहीं तो आपके क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक, मतलब जो भी अधिकारी होते थे, अधिकारी वर्ग था, उन्हीं का पूरा कंट्रोल था, जिससे कि वो अपने फायदे के लिए हर तरह की आर्थिक गतिविधियों का या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी होती थी, उसको केवल अपने फायदे के लिए यूज करते थे। उनको कंज्यूमर से कोई भी मतलब नहीं होता था। देखिए, rise of nationalism and desire for sovereignty within various republics, including Russia and the Baltic Republic, Gorbachev roles in producing reforms. देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, राइज इन ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, देशभक्त की भावना का विकास हुआ। जैसे अगर मान लीजिए कि भारत अभी इंडिया कंट्री है, वो मान लो कि 10-15 कंट्रियों के ग्रुप में शामिल हो, जिसमें अमेरिका को हेड मान लो आप, है ना, तो क्या करेगा वहां पे? अब सबसे पावरफुल तो अमेरिका है, और अमेरिका ही अपने हिसाब से सब कुछ चलाए, तो हम लोगों के अंदर भावना आएगी ना कि हम लोग का देश कोई छोटा थोड़ी है, हम लोग उनके साथ क्यों रहे, क्यों ना हम आजाद हो जाए, उनसे अलग होके रहे, हम अपने देश की बात करें, अपने देश के विकास की बात करें। तो जब ऐसी भावना जाग जाए कि लोग केवल अपने देश के बारे में सोचते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, तो उसी को राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म कहते हैं। तो धीरे धीरे रशिया में नेशनलिज्म की बात आई, राष्ट्रवाद की। और सोवर्जिनिटी मतलब संप्रभुता। इसका मतलब ये हुआ कि हमको किसी के दबाव में नहीं रहना, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हमारा कंट्री खुद अपने दम पर, अपने कॉन्फिडेंस से, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर कोई भी काम करेगा। बात समझ रहे हैं? तो सोवर्जिनिटी का मतलब था संप्रभुता, अपना मालिक। प्रभुता मतलब कि प्रभु मतलब क्या होता है? मालिक। और संप्रभु मतलब स्वयं, मतलब खुद का, मतलब खुद का मालिक। तो सोवर्जिनिटी में का मतलब हुआ, सोवर्जिनिटी आने से, सोवर्जिनिटी चाहती थी जनता, और ये चाहती थी कि हम खुद ही अपने मालिक रहे, हम खुद डिसाइड करें कि हमारे कंट्री में क्या होगा, ठीक है। और गोरबाचेव का भी इसमें बहुत अच्छा रोल था, क्योंकि गोरबाचेव ने क्या किया था कि जो रिफॉर्म्स थे उसको प्रोड्यूस किया था, सामने लेकर के आया, तो जिसके चलते क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सोवियत संघ का विघटन हो गया। देखिए,
अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट मैनर गोर्बाचेव्स पॉलिसी वाज प्रोटेस्टेड? आखिर गोर्बाचेव की जो पॉलिसी थी या जो नीतियां थी उनका किस तरह से विरोध किया गया? ठीक है, हु टुक द कमांड ड्यूरिंग दिस इवेंट्स? और इस प्रोटेस्ट का जो कमांड था या नेतृत्व किसने किया था? The East European countries, which were the part of the Soviet bloc, started to protest against their own government and Soviet control. सबसे पहली बात तो क्या हुई, ईस्ट यूरोप के जो कंट्री थे, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, ठीक है, जो कि सोवियत ब्लॉक के भी हिस्से थे, इनके मिलने से पूर्वी यूरोप के वो देश जो सोवियत संघ के सदस्य थे, है ना, मेंबर थे, उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ, है ना, उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ और सोवियत नियंत्रण या कंट्रोल के खिलाफ आवाज उठाई और विरोध करने लगे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि उनके देश में किसी भी तरह का सोवियत कंट्रोल रहे, है ना, सोवियत नियंत्रण का पुरजोर विरोध कर रहे थे। बोरिस एल्स्तीन took the command during this event and he got popular support of people in the election. अब देखिए, बोरिस एल्स्तीन वो थे जिन्होंने मास्को में रिपब्लिक बनाया था, मास्को इनको दिया गया था। took the command during this event and he got popular support of people in the election and began to shake off centralized control. देखिए, जो भी विरोध प्रदर्शन हुए उसका नेतृत्व जो था बोरिस एल्स्तीन ने किया और धीरे धीरे ये ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, इनको बहुत लोगों का सपोर्ट मिला चुनाव में और ये इलेक्ट हुए, और इलेक्ट होते ही इन्होंने सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के खिलाफ आवाज उठाई। मतलब कि जो केंद्रीय नियंत्रण था, केंद्रीय नियंत्रण किसका था? केंद्रीय नियंत्रण था कम्युनिस्ट पार्टी का। रसिया के जितने भी हिस्से थे यूएसएसआर के, सबका टोटल डायरेक्ट कंट्रोल जो होता था वो था कम्युनिस्ट पार्टी का। तो जैसे ही बोरिस एल्स्तीन वहां के इलेक्ट हुए, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, ठीक है ना, उन्होंने ये क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट कंट्रोल जो था पूरा उसको चुनौती दी, उसके खिलाफ आवाज उठाई। और इससे हुआ क्या, पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सेंटर टू रिपब्लिक्स व्हिच डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। जो पावर थी, शासन की शक्ति थी या जो भी रूलिंग पावर थी, वो अब सेंटर से, आई मीन टू से कम्युनिस्ट पार्टी से, साम्यवादी दल से निकल करके जो रिपब्लिक्स थे या जो स्टेट से रसिया यूएसएसआर के, उनके पास, उनके हाथों में जाने लगे और वो खुद अपने आप को आजाद घोषित करने लगे। इन दिसंबर 1991 में क्या हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस एल्स्तीन, रसिया, यूक्रेन and Baltics declared themselves as sovereign states. रसिया, एल्स्तीन के नेतृत्व में रसिया और यूक्रेन अलग देश का, इसका किसी दूसरे के नेतृत्व में यूक्रेन और बाल्टिक जो कंट्रीज थे, इन्होंने अपने आप को सोवियत संघ से अलग घोषित किया और आजाद घोषित किया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, है ना। सोवर्जिन स्टेट्स मींस इंडिपेंडेंट। देखिए आगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है ये आप लोग देख लेंगे खुद से, क्योंकि इसमें वो पैराग्राफ वाइज है ना। हिंदी में तो खैर वो बुक से ही अवेलेबल कराना पड़ेगा बाद में। याद रखिएगा, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस है ना, आप लोग के पेपर के लिए बहुत रेलेवेंट है। सबसे बड़े 5 मार्क्स 6 मार्क्स तो यही आते हैं आप लोग। चलो ठीक है, फिर से भी इसके क्वेश्चंस हम लोग तो देख ही सकते हैं। व्हाट डिड द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मीन? सोवियत ब्लॉक की समाप्ति का क्या मतलब निकाला जा सकता है? द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मीन द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्री। ठीक है, सोवियत ब्लॉक की समाप्ति का मतलब, सोवियत ब्लॉक की समाप्ति का मतलब ये हुआ, ठीक है ना, कि कई नए देशों का, कई न्यू कंट्रीज का इमरजेंस या उत्पत्ति हुई, उद्भव हुआ, सामने आए वो इनसे अलग होके। उसके बाद है, व्हाट डिड द सेंट्रल एशिया कंट्री डिसाइडेड टू डू? जो मध्य एशिया के देश थे उन्होंने क्या करने का सोचा, वो क्या सोच रहे थे करने का? तो बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट वांटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। जो पूर्वी यूरोप के देश थे, है ना, और बाल्टिक जो मतलब कि बाल्टिक सागर जो है यूरोप के बगल में से लगा हुआ, तो उसके देश चाहते थे कि हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर ले, है ना, एंड बिकम द पार्ट ऑफ द नाटो।
और वो चाहते थे कि उसके बाद हम नाटो के का भी पार्ट बन जाए, नाटो जो ट्रीटी थी उसको साइन कर ले। But the Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical location and continue their close their tie with Russia. लेकिन वो सोच जो वहां के थे सेंट्रल एशिया के देश, वो आपको पता है यूरोप से दूर थे, रसिया के नजदीक थे, तो वो सोचते थे कि हम रसिया के साथ ही मिलके रहें और रसिया के साथ ही अपने संबंध को बनाए रखें। तो वो रसिया से अलग नहीं। ऑल दिस कंट्रीज, सॉरी क्वेश्चन का है, हाउ डिड द न्यूली फॉर्म्ड कंट्रीज बिहेव, जो नए आजाद देश हुए वहां पर कैसा व्यवहार हुआ, वहां पर अभी स्थिति कैसी थी। देखिए ऑल दिस न्यू कंट्रीज, ठीक है, had their own independent aspiration and choices. उन सभी नए आजाद हुए देशों की अपनी इच्छाएं थी, अपनी आकांक्षाएं थी और उनका अपना एक चॉइस था। Thus, the international system saw many new players emerge, each with its own identity, interest, and economic and political difficulties. और विश्व के अन्य देशों के साथ ये देश भी अपनी खुद की पहचान, खुद के जो भी इंटरेस्ट थे या जो भी इनका फायदे का चीज था, ठीक है, उसको लेकर के और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टी से भी ये जूझ रहे थे। मतलब ये और दूसरे देशों के साथ जो हो रहा था वही इनके साथ भी हो रहा था, बहुत सारी समस्याएं तो थी ही। देखिए कार्टून ध्यान दीजिएगा, कार्टून क्वेश्चन भी आता है, एक आता है कि हमने ये तो आ रखा है, ये तो 10 ईयर का ही क्वेश्चन है। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। इस कार्टून को देखिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का इमीडिएट कॉज क्या था, ठीक है, वो देखते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा होती है, याद रखिएगा, चाहत जो होती है ना उसी को कहते हैं। The rise of nationalism and the desire for sovereignty at various places proved to be the greatest and the immediate cause of disintegration of the USSR. इमीडिएट कॉज का मतलब तात्कालिक कारण, आखिर तुरंत ऐसा क्या हो गया, ठीक है ना, तात्कालिक कारण। आपके जब क्वेश्चन आएगा तो वहां लिखेगा कि सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था। इसमें यह है कि सोवियत संघ में ऐसा क्या हो गया तुरंत उस समय जिसके चलते कि सोवियत संघ विघटित हो गई, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि नेशनलिज्म, मैंने बताया था आपको राष्ट्रवाद क्या होता है, तो राष्ट्रवाद की भावना है ना, और सोवर्जिनिटी मतलब संप्रभुता की इच्छा, संप्रभुता की इच्छा और राष्ट्रवाद की भावना, इन दोनों ने सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाया और सबसे जो मेन जो रीजन था वो यही था, और इसी को हम इमीडिएट कॉज भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट इवेंट ऑफिशियली मार्क्ड the end of Soviet Union. Okay, what event officially marked at the end of Soviet Union? ऐसा कौन सा आधिकारिक रूप से कौन सी ऐसी घटना हुई है ना जिससे कि सोवियत यूनियन का विघटन हम मानते हैं या खात्मा मानते हैं। देखिए सोवियत यूनियन was the main event that marked at the end of Soviet Union was fall of the Berlin Wall in 1989, ठीक है। 1989 में जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरा दी गई या तोड़ दी गई, उसी समय से सोवियत यूनियन के का विघटन आधिकारिक रूप से विघटन माना जाता है। द बर्लिन वॉल had been the main symbol of the Cold War. It had kept people from East Europe, which was communist, from escaping to the West. ठीक है, ये पूर्वी क्या कहते हैं, यूरोप से पूर्वी यूरोप को जाने वाले जितने भी लोग थे जो कम्युनिस्ट लोग थे उनको एक दूसरे से अलग करता था। जैसे पश्चिमी यूरोप में कौन से थे, कैपिटलिस्ट, और पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट थे, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग रखने के लिए दीवार बनाई गई थी ताकि वो एक दूसरे के साथ घुले मिले नहीं। In December of 19 क्वेश्चन है, how was the collapse of the USSR a turning point in world history? विश्व इतिहास में सोवियत संघ का विघटन किस तरह से एक
निर्णायक मोड़ लेकर के आया, है ना, टर्निंग पॉइंट। इन दिसंबर ऑफ 1991, as the world watched in amazement, the Soviet Union disintegrated into 15 separate countries. Its collapse was hailed by the West as victory for freedom, a triumph of democracy over totalitarianism, and evidence of the superiority of capitalism over socialism. देखिए, विश्व इतिहास में या वर्ल्ड हिस्ट्री में यह घटना इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इससे सबसे पहले 15 देशों को अपनी आजादी मिली, ठीक है। इसके बाद डेमोक्रेसी की टोटलिटेरियनिज्म, यह है ना संपूर्णतावादी जिसको कहते हैं, प्रजातंत्र की संपूर्णतावादिता पर विजय प्राप्त हुई, और साथ ही साथ जो पूंजीवाद था, कैपिटलिज्म था, उसको सोशलिज्म से ऊपर जगह मिली, मतलब उससे ज्यादा वो सर्वोच्चता उसने प्राप्त की। मेंशन द लिमिटेशन ऑफ यूएसएसआर दैट लेड टू इट्स इंटीग्रेशन, ठीक है। जो यूएसएसआर का या सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है ना, तो उसके कुछ लिमिटेशंस आपको बताने हैं, ठीक है, कुछ सीमाएं बतानी है। देखते हैं द पॉलिटिकल लिमिटेशन। सबसे पहले राजनीतिक सीमाएं क्या थी, सोवियत संघ के विघटन की राजनीतिक सीमाएं क्या थी। किसी को भी वीडियो चाहिए होगा, ठीक है, तो पेन ड्राइव देगा तभी मैं दे सकता हूँ, ग्रुप पे सेंड नहीं कर सकता मैं। द पॉलिटिकल लिमिटेशन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन का जो राजनीतिक सीमाएं थी सोवियत संघ के विघटन की, वो क्या थी। देखिए, द सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट और इट्स सिटीजन्स, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद आपको पता है ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन, एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए क्या हुआ, पॉलिटिकल लिमिटेशन में सबसे पहली बात थी कि रसिया में, यूएसएसआर में सॉरी, ऑथोरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक, मतलब कि नौकरशाही और वादिता या अधिकारितावाद, ये ज्यादा थी, और इसके चलते वो किसी भी तरह का फ्रीडम लोगों को नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं था, अपनी बात को बोलना, कहना, प्रोटेस्ट करना, इसका राइट नहीं था, ठीक है। और इसके चलते क्या हुआ, किसी भी तरह की डेमोक्रेसी भी ना होने के कारण इसके चलते पूरी की पूरी यूएसएसआर में जो विरोध या प्रदर्शन का जो तरीका था, द मोड ऑफ प्रोटेस्ट इज टू मेकिंग कार्टून्स, कार्टून बना करके या पोस्टर्स बना करके, जोक लिख करके वो अपने प्रोटेस्ट को शो करते थे। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म, पूरा का पूरा सोवियत जो स्टेट था वो रिफॉर्म चाहता था, सुधार चाहता था। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी of the Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the people. The party refused to recognize the urge of people to the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own republics. I don't know क्या लिखा हुआ है, of the cultural affairs. देखिए हुआ क्या, सबसे बड़ी बात है कि सोवियत यूनियन के अंदर है ना रिफॉर्म्स या सुधारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जैसे कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन सोवियत संघ में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें सुधारों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम थी, और जिस इसको रिप्रेजेंटेट या इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, प्रतिनिधित्व, वो कम्युनिस्ट पार्टी करती थी। तो पूरे के पूरे सोवियत संघ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सुधारों की, सुधार होनी चाहिए थी। यहाँ वन पार्टी सिस्टम थी, और वो पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। और इसका कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे सोवियत यूनियन पे टाइट कंट्रोल था, इंस्टीट्यूशंस पे भी,
ठीक है, साथ ही साथ पूरे के पूरे सारे इंस्टीट्यूशंस पे उसका कंट्रोल था। सोवियत संघ के साथ साथ उसका कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी सभी लोगों पे बहुत कंट्रोल होता था। और ये जो थे अनअकाउंटेबल टू द पीपल थे, मतलब ये कुछ भी करेंगे, सरकार कुछ भी करेगी, कम्युनिस्ट पार्टी कुछ भी करेगी, जनता उससे कोई जवाब नहीं ले सकती थी, कोई सवाल नहीं कर सकती थी। The party refused to recognize the urge of the people of the 15 years, और refused, देखा आपने, इस पार्टी ने किसी भी तरह से जो भी सोवियत संघ के देश थे या जितने भी थे, उनकी किसी भी मांगों को या कोई भी जो उनकी डिमांड थी उनको मानने से सख्त इनकार कर दिया था। उसके बाद although on paper Russia was only one of the 15 republic that together constituted the USSR, in reality Russia dominated everything and people from other regions felt neglected and often suppressed. रसिया में क्या था कि अगर पेपर पे देखो तो सोवियत संघ वैसे तो 15 देशों के मिलने से बना था, लेकिन रसिया ही मेन था, माना जाता था रसिया ने सबको अपने साथ मिला करके ये एक सोवियत संघ का, ये यूएसएसआर का निर्माण किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि रसिया हमेशा डोमिनेटेड रखता था, हमेशा दबदबा रखता था। रसिया इन गुट के सारे देशों के ऊपर अपना दबदबा रखता था। जो रसिया निर्णय ले ले उसके खिलाफ कोई भी कंट्री आवाज नहीं उठा सकती थी, ठीक है। तो लोग इसके द्वारा, और लोगों की जो भी मांगे थी या जो भी चीज थे उनको नजरअंदाज कर दिया जाता था, नेग्लेक्ट कर दिया जाता था, और जिसके चलते लोग अपने आप को नेग्लेक्टेड और सप्रेस्ड, मतलब कि दबाए हुए मानने समझते थे कि हम लोग को दबाया गया है, हम लोग दबे हुए हैं, किसी के दबाव में है, हम लोग उससे ऊपर नहीं निकल के आ सकते। तो आप देख सकते हैं पॉलिटिकल लिमिटेशन क्या थी। पहली, ऑथोरिटेरियन एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, लोग सप्रेस्ड अपने आप को मानते थे। उसके बाद रिफॉर्म्स की जरूरत थी, लोग सोच रहे थे कि इस इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा था। वन पार्टी सिस्टम थी, कम्युनिस्ट पार्टी सब चीज पे कंट्रोल करता था, और पीपल के प्रति अनअकाउंटेबल था, वो किसी भी तरह का जवाबदेह नहीं था और किसी भी तरह की जो जरूरत होती थी या रिफॉर्म्स की जो नीड थी उसको मानने से वो इनकार कर रहा था, लोगों की इच्छाओं को भी नजरअंदाज करता था। और रसिया इन 15 देशों के गुट में, यूएसएसआर के गुट में जो रसिया था वो क्या था, सबसे अधिक डोमिनेटेड था, मतलब सबसे अधिक दबदबा या प्रभुत्व उसी देश का था। अब इकोनॉमिक लिमिटेशन के ऊपर अगर हम आए तो देखते हैं देखो, आर्म रेस में सबसे पहले हम आर्म रेस की बात करेंगे, हथियारों की होड़, है ना। इसमें सोवियत यूनियन किसी तरह मैनेज तो कर लेता था कंपटीशन में, अमेरिका के बराबरी करने में ये सफल रहा, लेकिन इसको एक बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ी इसके लिए, ठीक है। अब वो कॉस्ट क्या थी? द सोवियत यूनियन lagged behind the West in technology, infrastructure, and most importantly, in fulfillment the political and economic aspiration of the citizens. जो सोवियत यूनियन था वो पीछे रह गया वेस्ट की तुलना में, टेक्नोलॉजी में, मतलब तकनीक में, आधार संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। और सबसे अधिक जनता की इच्छाओं को, राजनीतिक और आर्थिक जो इच्छाएं थी या उनकी जो उम्मीदें थी उनको पूरा करने में जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट थी, सोवियत संघ की सरकार थी, वो फेल रही। जहां भी समझ में नहीं आएगा आप लोग पूछ सकते हो। The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the system even further. और 1979 में जैसे ही सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में इन्वेजन होता है, उसके अंदर जाते हैं, तो ये और भी कमजोर हो जाती है सिस्टम। रसिया की या सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो और भी कमजोर होगी, पहले तो कमजोर थी, अब और भी ज्यादा कमजोर होगी। नाउ वेजेस कंटिन्यूज टू ग्रो, जो वेजेस मतलब कि जो मजदूरी थी वो बढ़ती गई, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली, कंटिन्यू टू ग्रो, ओके, productivity and technology fell considerably behind that of the west. This led to shortage in all consumer goods. हुआ क्या,
कि जैसे ही वहां पर अफगानिस्तान में ये डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट युद्ध में शामिल हुआ सोवियत संघ, तो इससे ये हुआ कि सोवियत संघ को ज्यादा से ज्यादा अपने आर्थिक जो संसाधन थे या इकोनॉमिक रिसोर्स जो थे उसको वहां लगाना पड़ा, हथियार देने पड़े, उन लोगों को मदद करनी पड़ी अफगानिस्तान में, जिससे कि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री थी उसको बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पर की जो कंज्यूमर इंडस्ट्री थी या उपभोक्ता जिसको कहते हैं उद्योग जो थे वो खत्म होने लगे। अब उपभोक्ता उद्योग क्या है, जो हम और आप खरीद करके यूज करते हैं इस तरह की। अब मान लो हम लोग को तोप तो नहीं खरीदेंगे ना एरोप्लेन, एक आम कंज्यूमर तो रोटी कपड़ा मकान इसी तरह की चीजों पे इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह की चीजें रसिया में बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई, बहुत ज्यादा कमी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा जो ध्यान था वो उन्हीं सारी चीजों पे होता था, लड़ाई झगड़े की चीजों पे। सोवियत इकोनॉमी वाज फॉल्टरिंग इन द लेट 1970 एंड बिकम स्टैग्नेंट। और 1970 के समय से ही जो पूरा का पूरा, मैंने आपको पहले बताया था कि फूड इंपोर्ट्स बढ़ने लगे। अब यहाँ पर कंज्यूमर गुड का शॉर्टेज हो गया, फूड ग्रेन्स भी कम हो रहे थे, तो बाहर से अनाजों को इंपोर्ट भी किया जा रहा था। तो इस तरह से 1970 आते आते जो रशियन इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई, मतलब कि बिल्कुल स्थिर हो गई। ठीक है। द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल and the development of its satellite state in East European and within the Soviet system। ठीक है। ये जो इनके जितने भी रिसोर्सेज थे सोवियत संघ के, ठीक है, वो न्यूक्लियर मतलब परमाणु हथियारों को बनाने में, मिलिट्री आर्सेनल को बनाने में, डेवलप करने में, और साथ ही साथ पूर्वी यूरोप के देशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाने के लिए खर्च करने लगी, जिससे कि आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से उनका नुकसान हुआ। In what three ways did the collapse of the Soviet Union affect the world politics? देखिए, ये टॉपर की नोटबुक है शायद, पता नहीं है बुक वाले छापते हैं उसकी होती भी है कि नहीं होती। इससे ज्यादा तो अच्छी राइटिंग मेरे सारे स्टूडेंट्स की, तीनों की आप लोग। क्वेश्चन है कि सोवियत यूनियन के या सोवियत संघ के विघटन के वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा ही है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। ठीक है, जो शीत युद्ध के चलते या कारण जो भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी वो खत्म हो गई। ठीक है, उसके साथ साथ देयर वुड बी नो मोर आइडियोलॉजिकल वॉर। बिल्कुल सही, आइडियोलॉजिकल वार भी नहीं रहा। आइडियोलॉजिकल वार मतलब जो विचारों का जो युद्ध था वो भी खत्म हो गया। और वो विचारों का युद्ध किसके बीच था? समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में, वो भी खत्म हो गया। यूएस डोमिनेंस स्टेबलाइज हुई। ठीक है ना, अमेरिका का जो प्रभुत्व या अमेरिका का जो दबदबा था वो पूरे विश्व बना, और अमेरिका एकमात्र विश्व शक्ति बन के उभरी। ठीक है, बची रही। लिबरल डेमोक्रेसी हुई। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब कि हर जगह पर अब डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया जाने लगा, और कैपिटलिज्म को। इमरजेंस ऑफ न्यू पावर्स। इमरजेंस ऑफ न्यू पावर्स का मतलब कि नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। जो भी 15 देशों का जो गुट था जो रसिया से अलग हुए, वो सब इंडिपेंडेंट हो गए, अपने अपने अलग उनका आजाद देश हो गया, और अपना वो खुद सोवर्जिनिटी और संप्रभुता रखने लगे। ठीक है, द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर मींट दैट न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री जॉइन द वर्ल्ड एरेना। ठीक है, ये भी सही, इसी तरह की चीजें इसमें। Describe the role of Gorbachev to reform the Soviet system and the effect of these reforms of the USSR। आप गोरबाचेव के जो रिफॉर्म्स थे, ठीक है ना, उसका describe the role of Gorbachev to reform the Soviet system and the effect of the reform on the USSR। गोरबाचेव के रूल को आपको बताना है, उनका क्या रूल हुआ या क्या भूमिका निभाई उन्होंने सोवियत संघ में सुधारों में, सोवियत संघ में होने वाले सुधारों में गोरबाचेव की क्या भूमिका रही, उन्होंने क्या काम किया, और इन सुधारों का यूएसएसआर पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, द पॉलिटिक्स, द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, है ना, रिकंस्ट्रक्टिंग
ऑफननेस इज टू स्टॉप द आर्म रेस विद यूएस। ये समझ रहे हैं ना, दोबारा पुनर्निर्माण का काम करना, उद्योगों खड़ा करना, ज्यादा से ज्यादा ओपन करना, मतलब प्राइवेट लोगों के लिए भी खोल देना इंडस्ट्री को, साथ ही साथ आर्म रेस जो यूएस के साथ है उसको समाप्त करना, सोवियत ट्रूप्स जो सोवियत सेनाएं थी उनको अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोपीय देशों से वापस बुलाना, ये सारी बातें थी। देखिए अब इसको डिटेल्ड में आप पढ़ भी सकते हो, वो जो मैंने बोला है मेन वही, उसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने बहुत कुछ बता रखा है आपको। If the Soviet Union had not disintegrated and the world had remained bipolar, how would the situation have affected world politics? अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ रहता और पूरा विश्व दो ध्रुव में बटा रहता, एक रहता क्या कहते हैं अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर, तो इसका विश्व राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता? सबसे बड़ी बात है कि जो कोल्ड वार कन्फ्रंट्रेशन है, शीत युद्ध का केस में जो संघर्ष की स्थिति थी, युद्ध की स्थिति थी, वो एज इट इज बनी रहती। अधिकतर कंट्री जो थे यूएसएसआर के साथ जुड़े हुए, जो अधिकतर कंट्री थे, नेवर गॉट इंडिपेंडेंस, वो आजादी नहीं पाते। एक्युमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल वेपन वुड हैव कंटिन्यूड इंडेलेसली, और परमाणु हथियारों का जो संचय था, ये उसको बनाने की जो होड़ थी, भंडार करने की, वो एज इट इज बनी रहती और वो आगे बढ़ते चली जाती। ये सारी तीन मेन चीजें होती। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब अभी फिर एक नया लिंक भेजूंगा मैं अभी, उस पर इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अंशुल देखते हैं बेटा, आप शाम को ही आपको आज करा दें सोशियोलॉजी, आज मेरे को लेट हो गया सुबह। सर शाम को करवा देना। ठीक है, ओके।